एक गांव में राधा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। राधा चोरी करके अपनी जीविका चलाया करती थी। राधा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी माँ की हर बात सुनता था और अच्छा बच्चा बनके पढ़ाई लिखाई करता था। राधा ने रमेश को अपनी चोरी के बारे में कभी पता चलने नहीं दिया। उसने रमेश को अच्छा और भला इंसान की तरह पाला पोसा। एक दिन राधा कहती है, बेटा अब तुम बच्चे नहीं रहे, शादी की उम्र हो गई है, सावधान रहना, बुरे लोगों के साथ मत जाना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, देखना कौन विश्वासघाती है और कौन अच्छा है, कौन प्यार से पेश आ रहा है, तभी खुश रहोगे, समझे ना? ठीक है माँ, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है, आप खुशी खुशी घर पे रहिए, बिना किसी परेशानी के अब मैं अच्छे से आपका देखभाल कर सकता हूँ माँ। बहुत खुश हूँ बेटा मैं, आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को घर लौटते वक्त मैं आपके लिए मिठाइयाँ ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रमेश जैसे ही काम पर जाता है, राधा बहुत खुश हो जाती है। हर रात रमेश के सोने के बाद राधा निकलती है और चोरी करना शुरू कर देती है। इस तरह चोरी किए हुए सारे पैसे, सोना वो अपने घर के अंडरग्राउंड कमरे में छुपा कर रखा करती थी। इस बारे में उसने रमेश को भी कभी भनक लगने नहीं दी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। राधा के इस तरह की चोरी को लेकर गांव वालों का दिल दहल गया था। ऐसा तक कि पुलिस ने भी अपना सर झुका लिया था। कईयों ने कोशिश की पर राधा की चोरी कभी नहीं पकड़ी गई। ऐसे ही हर दिन चोरी होती रही। फिर एक दिन रमेश ने अनामिका नाम की एक महिला को शादी करके घर ले आया। माँ, ये अनामिका है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि मुझे शादी करके इसे घर ले आना पड़ा। आशा करता हूँ तुम स्वीकार लोगी माँ। अनामिका को देखकर शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आया। बाद में अपने बेटे का चेहरा देखकर वो चुप रही और फिर उन्हें अंदर आने दी। देखो अनामिका, इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है, तुमको भी वही करना होगा जो मैं कहूँगी, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है इस घर में सुबह से रात के 9 बजे तक तुम कर सकती हो, लेकिन रात के 9 बजे के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती हो। ऐसा तक कि मेरे कमरे में तो ताक झांक बिल्कुल नहीं कर सकती हो। और अगर तुमने मेरी कही हुई बातें को नहीं सुनी तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा तलाक करा दूंगी। इस बात को कान खोल के सुन लो। अनामिका को राधा का इस तरह का वार्निंग पसंद नहीं आया, पर क्योंकि नया नया था इसीलिए लगा कि एडजस्ट कर जाना चाहिए। अनामिका वैसा ही करती है जैसा राधा कहती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रमेश हड़बड़ी में घर आया और बहुत चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्यों चिंतित है? जिस बैंक में मैं काम करता हूँ, कल रात सारे पैसे चोरी हो गए अनामिका। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? हर दिन अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आजकल सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस भी चोर को पकड़ नहीं पा रही है। आज पुलिस आई थी बैंक चेक करने के लिए। उन्हें वहां पे हमारे घर का चाबी मिला। फिर पूछने लगे कि ये चाबी यहाँ पर कैसे आई। मैंने कहा शायद मैं भूल गया। तब उन्होंने मुझे छोड़ा। अजी, क्या होता अगर आप जवाब नहीं देते तो? फिर तो और ज्यादा मुसीबत आ जाती हम पर। अगर वो चोर मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी चमड़ी उतार लूंगी और उससे अपना चप्पल बना लूंगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है अनामिका, रात के 9 बजे के बाद ही चोरी होती है। इसलिए रात के 9 बजे के बाद हमें भी जगे रहना चाहिए ताकि हमारे घर किसी दिन रात के वक्त चोरी ना हो जाए। रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका को संदेह होता है। उस रात अनामिका नहीं सोती है। वो रात के 9 बजे के बाद खिड़की से ताक झांक करने लगती है। तभी उसे सासू माँ राधा दिखती है। राधा के हाथ में गहनों का बैग था। अनामिका उनका चुपके से पीछा करने लगती है। आज मैंने 2 केजी सोने चुराए हैं। ये बहुत ही अच्छा सौदा है। अगर हर दिन इसी तरह मैं चोरी करते रही तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी से इसे छुपा दूं, कोई देख ना ले। राधा उन चुराए हुए गहनों को लेकर अंडरग्राउंड चली जाती है। वहाँ जाके वो छुपाकर फिर वापस लौट आती है।
अनामिका ने सासू माँ की सारी हरकतों को देख लेती है और फिर बहुत खुश होती है। अगले दिन एक पुलिस की जीप आके उनके घर के सामने रुकती है। ये देखकर राधा बहुत डर जाती है। तभी उस पुलिस जीप से अनामिका उतर आती है। अनामिका को पुलिस की वर्दी में देखकर राधा बहुत डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम पुलिस वर्दी में क्यों हो? अपनी हरकतों को बंद करो, अपनी गलतियों को मान लो तो मैं आपको जाने दे दूंगी, और अगर नहीं मानी तो पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी चमड़ी उतारूंगी। इतने दिनों से मैं यहाँ पे बस आपका ही पता लगाने आई थी। मैं एक पुलिस हूँ और आपके बेटे को ये बात पता है। इस गांव में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी पता लगाने के लिए। जब तक ना चोर पकड़ लेती तब तक के लिए मैं आपकी बहू बन के थी। कल रात ही मुझे पता चला आप चोर है। अब सब सच सच बताइए। अनामिका के दबाव देने पर राधा ने सारा सच स्वीकार लिया। वो अंडरग्राउंड में छुपाए सारे पैसे और सोने को भी दिखाती है। ये सब देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अनामिका के पति को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसकी माँ ही चोर है। बाद में वो अपनी पत्नी अनामिका के इस काम के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करता है। सरकार ने अनामिका के इस अच्छे काम के लिए उसे सोना उपहार में दिया। कुछ दिनों के बाद अपनी गलतियों को स्वीकार लेने की वजह से अनामिका राधा को घर वापस ले आती है। आज के बाद से मैं ये चोरी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे के बचपन से मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसे कैसे पाल पोस के बड़ा करूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। तब से अनामिका, राधा और रमेश खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। शारदा एक बुजुर्ग महिला एक गांव में अपने बेटे रमेश के साथ रहती है। दोनों अपने खेतों में खेती किया करते हैं। रमेश की शादी करने की उम्र हो चुकी है। शारदा को एक सुंदर लड़की अनामिका मिलती है और वो उसकी शादी रमेश से कर देती है। जब रमेश अनामिका को सुंदर और सुसंस्कृत पाता है, वो उससे बहुत प्यार करने लगता है। उनकी शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से खेतों में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अनामिका के आने से ये नुकसान हुआ है, ये सोचकर शारदा, पता नहीं किस घड़ी में इस लड़की ने घर में कदम रखे कि एक हफ्ते में ही पूरी फसल खराब हो गई। हाय रे मेरी किस्मत, बेवजह मैंने अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करा दी। नई बहू घर को रोशन करे ये तो नहीं, उल्टा ये घर परेशानियों से जूझ रहा है। शारदा काफी देर तक बड़बड़ाती रहती है। अनामिका गुस्से में वहाँ आ जाती है। सासू माँ, बेवजह मुझे दोष मत दो, ये एक प्राकृतिक आपदा है। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ। क्या तू मुझसे बहस कर रही है? एक थप्पड़ लगाऊंगी गाल पर तो बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, क्या आपको लगता है जब आप मुझे मारोगी तो मैं चुप रहूंगी? चुप नहीं रहेगी तो क्या तू मुझे पीटेगी? शारदा ने अनामिका को मारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। दोनों ने हाथापाई की और एक दूसरे को धक्का दिया। तभी रमेश घर में दाखिल होता है और उन्हें हाथापाई करते देख चौंक जाता है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई है। अगर मैंने नहीं रोका तो यहाँ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। क्या करूँ मैं? रमेश बीच बचाव करने की कोशिश करता है और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है। वे तुरंत आपस में लड़ना बंद कर देती हैं। रमेश, तुम्हारी पत्नी इस घर में नहीं रहेगी। पहले तुम उसे बाहर निकालो यहाँ से। पहले ये तो बताओ माँ की लड़ाई की बात क्या हो गई आपके बीच? अरे बताओ भी। तुम ही न्याय करो रमेश। ये सुबह से बड़बड़ा रही है कि ये बारिश मेरे घर में कदम पड़ने से हुई है और हमारी फसल खराब हो गई है। वो ये कहकर मेरा अपमान कर रही है और मुझे पीटने की कोशिश कर रही है। वो तो तुम आ गए, नहीं तो। क्या ये सच नहीं है? इसके आने से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर। ओ माँ, ये क्या? आप और आपके अंधविश्वास। नुकसान सिर्फ हमारा तो नहीं हुआ, बारिश से और भी कई लोग प्रभावित हुए हैं। जबरदस्ती की दकियानूसी विचार रखकर इस तरह अनामिका को दोष देना एकदम गलत है माँ। रमेश अपनी पत्नी का साथ देता है। शारदा को लगता है कि अब वो चोरू का गुलाम हो चुका है, इसलिए उसकी बात गलत बता रहा है। कुछ दिनों के बाद वे अपने खेतों में फिर से खेती शुरू करते हैं। पौधे अच्छे से बड़े होते हैं और बड़े होते ही जाते हैं। तभी शारदा अनामिका के बारे में सोचती है, ये लड़की बिना किसी काम के घर में बैठी है और बस खाना ठूस रही है। इसे खेतों में ले जाकर कड़ी मेहनत कराऊंगी।
शारदा तुरंत रमेश के पास जाती है और सुन रमेश, कल मैं अपने खेतों में गई थी और वहाँ तो बड़े झाड़ उगाए हैं बेटा, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना फसलों के लिए अच्छा नहीं। हाँ माँ, मैंने भी सोचा था इस बारे में। मैं कल कुछ मजदूरों को लगाऊंगा और खेत से खरपतवार हटा दूंगा। मजदूरों को क्यों लगाएगा रे? ये पैसों की बर्बादी है। तेरी पत्नी घर में खाली ही बैठी है ना, क्या वो खेत साफ करने के लिए काफी नहीं है? उसकी बात को सुनकर अनामिका अपने मन में सोचती है, ओ, ये औरत मुझसे काम कराने का षड्यंत्र रच रही है, अब इससे कैसे बचूं? इस बीच रमेश कहता है, लेकिन माँ वो खेती का काम नहीं जानती है ना? हाँ हाँ, मैं खेती का काम नहीं जानती हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं घरेलू काम कर दूंगी, आप और आपकी माँ खेतों का काम संभालो। अनामिका बचने की कोशिश करती है, लेकिन शारदा, अगर तू एक बार खेत में काम करना शुरू करेगी तो अपने आप सीख जाएगी। जन्म लेते ही कोई सारे काम थोड़े ही सीख जाता है, करने से सब आता है, समझी? शारदा बाहर जाती है। अनामिका अपने पति से कहती है, देखो रमेश, तुम्हारी माँ जानबूझकर मुझे कामों में लगाने की साजिश रच रही है, तुम उसे समझाते क्यों नहीं? अरे बहस किस बात की, तुम आओ अनामिका, वो सोच रही है कि मैं हमेशा तुम्हारा कहा मानता हूँ, इसलिए जरा चिढ़ गई है। तुम मेरे साथ आओ, आकर खेत देख लो, ऐसा कोई काम कर लेना जो तुम्हें पता हो। रमेश अनामिका को मना लेता है और उसे खेतों में ले जाता है। तीनों खेतों में काम करते रहते हैं। रमेश उन्हें बताता है कि वो कुछ काम के लिए जा रहा है और चला भी जाता है। अनामिका को कड़ी धूप में काम करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। अनामिका की बेचैनी पर शारदा हंसती है। आज ये उसके लिए अच्छा सबक है, अगर मेरा विरोध करेगी तो पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो सकता है। हाँ। दोनों पास में बैठकर खरपतवार तोड़ती रहती हैं। अचानक वे दोनों एक सोने का गहना देखती हैं और दोनों ही एक साथ उस पर अपना हाथ रखती हैं। अरे ये मुझ पर छोड़ दे, मैंने इसे पहले देखा था इसलिए मेरा है। नहीं नहीं, मैंने देखा था पहले इसे निश्चित रूप से, ये केवल मेरा है, आप इसे छोड़ दो। वे खरपतवार तोड़ना बंद कर देती हैं और गहने के लिए लड़ने लग जाती हैं। रमेश वहाँ वापस आता है और स्थिति को समझता है। वो तुरंत उनके पास जाता है और आभूषण अपने हाथ में ले लेता है और उसे पास के कुएं में फेंक देता है। इससे शारदा और अनामिका दोनों दंग रह जाती हैं। तूने इतना कीमती आभूषण क्यों फेंका रे? ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तुम दोनों बेवजह बहस करती हो। यहाँ खेत में गहना कैसे आएगा? हाँ बोलो। नहीं, ये निश्चित रूप से एक सोने का गहना था, मैं जाती हूँ इसे वापस लाऊंगी। अनामिका दौड़ती हुई कुएं की ओर जाती है और कुएं में कूद जाती है। उसके पीछे शारदा भी दौड़कर कुएं में कूद जाती है। वे कुएं में गहराई में जाती हैं और सोने के गहनों के साथ बहुत सारे बक्से मिलते हैं उन्हें। दोनों देखकर हैरान हो जाती हैं। वे बक्से को कुएं से बाहर लाती हैं और रमेश उन्हें गहनों के साथ देखकर चौंक जाता है। माँ, ये बक्से क्या है और कहाँ से आए आपके पास? अरे रमेश, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये सोने का कुआं है। मुझे लगता है कि वो वाला गहना भी इसी कुएं से निकला था। हाँ रमेश, अनामिका जो कह रही है वो सही है। ये हम सास बहू का कुआं है बेटा। अगर मैं आज अनामिका को खेत नहीं लेकर आती तो हमें इसका पता ही नहीं चलता। अब इस सोने के कुएं की मदद से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी बेटा। वे तीनों सोना अपने घर ले जाते हैं। उस सोने से वे अमीर बन जाते हैं और फिर गरीबों की मदद करने लगते हैं।